Hello everyone, welcome back to my channel, and today we will discuss about last year geography lesson number 3, mineral and power resources part 4. So this is the part 4 of this chapter. part 3 तक हमने क्या देखा था, कन्वेक्शनल सोर्सेज के बारे में देखा था. आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज के बारे में. तो नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमने पार्ट 3 में कन्वेक्शनल सोर्सेज के बारे में क्या देखा था कि जो बहुत सालों से यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, ये सभी क्या थे, ये सभी जो थे हमारे कन्वेक्शनल सोर्सेज थे. आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज के बारे में. द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं, उसका शॉर्टेज हो रहा है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड. ये एस्टिमेट किया गया है कि जिस तरीके से अभी हम फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से हम इसको इतना ज़्यादा कंज्यूम करते रहे तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे. Moreover, their use also causes environmental pollution. और देखिए, जब हम फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी होगा. क्यों? क्योंकि कोल को जब आप जलाएंगे तो उससे क्या होता है, हम पोल्यूशन होता है, राइट. और भी बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, जब उनको बर्न करोगे उससे हमें पोल्यूशन, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होता है. ओके. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट में नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज होना ज़रूरी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. इन सभी सोर्सेज से क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है. और ये सबसे बड़ी बात, ये रिन्यूएबल होते हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है. ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं. ओके. तो ये होते हैं हमारे नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि रिन्यूएबल होते हैं, और इसके एग्जांपल हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में. सोलर एनर्जी क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, और इसमें क्या है कि सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे. सन की धूप, उसकी लाइट, उसकी एनर्जी हमें हमेशा हर दिन फील होती है. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो सोलर एनर्जी है, ये कैसे ट्रैप होती है, ये सन से ट्रैप होती है और इसको सोलर सेल्स में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है. तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें जो सन से जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर लिया जाता है सोलर सेल्स में और फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइन इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस. अब मैंने क्या कहा कि सोलर सेल्स में जो है सन की जो हीट है उसको ट्रैप कर लिया जाता है. अब जो बहुत सारे सोलर सेल्स ऐसे जब एक साथ अगर हम उनको जॉइन कर देंगे तो वो सोलर पैनल्स बन जाएंगे और फिर उनको जो है हीटिंग के लिए और लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री दैट आर ब्लेस्ड विद एबंडेंट सनशाइन. अभी जो टेक्नोलॉजी है कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करना, ठीक है, यानी कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करना, इसकी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका बेनिफिट कहाँ होगा, ज़्यादातर जो हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इसका बेनिफिट होगा. क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो हमारी सन की हीट है वो हमेशा उन कंट्रीज़ में बनी रहती है. तो ज़्यादा हीट यानी कि ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है वो सोलर सेल कैप्चर करेगा और हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पावर मिलेगी. ओके. सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर. सोलर एनर्जी किस किस में यूज़ किया जाता है, सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में. बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग, और कम्युनिटी लाइटनिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं, ठीक है. तो सोलर एनर्जी क्या होती है,
सोलर एनर्जी क्या होती है? जब सोलर सेल्स में सन की एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करी जाती है, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। यानी कि सन से हमें जो एनर्जी मिलके ट्रैप करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, होती है सोलर एनर्जी। और इनको इन सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। और इसको कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा जो धूप है वो बनी रहती है। तो हमने जो है फर्स्ट कन्वेक्शनल सोर्स पढ़ लिया विच इज़ सोलर एनर्जी। और जो हमारा नेक्स्ट कन्वेक्शनल सोर्स है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, हवा से ली गई एनर्जी से, सोलर से पता चल रहा था सन से ली गई एनर्जी, और विंड से जो हवा से ली गई एनर्जी। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है विंड कभी भी ख़त्म ना होने वाला एक एनर्जी का ऐसा सोर्स है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। अब जो विंड मिल्स तो आपने देखे ही होंगे। विंड मिल्स क्या होते हैं? ऐसे जो है एक डंडा होता है एंड देन यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो हर एक जगह पर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। वो होते हैं विंड मिल्स। तो विंड मिल्स को यूज़ किया जाता है ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, वाटर को लिफ्ट करने के लिए। पहले इन सारी चीज़ों को विंड मिल के लिए यूज़ किया जाता था। मॉडर्न टाइम में विंड मिल्स The high speed wind rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity। तो पुराने टाइम में तो विंडमिल को ग्रेन ग्राइंड करने में, वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में विंडमिल को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी यूज़ आता है। कैसे होती है इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विंडमिल से? जब हाई स्पीड से विंड चलती है, जब हाई स्पीड से हवा चलती है, तो वो जो विंड मिल की जो पंखुड़ियाँ है या जो फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर है वो मूव करता है। और जब वो मूव करता है तो हमारा जो विंड मिल होता है वो एक जनरेटर से अटैच होता है, ठीक है। तो जब ये हमारा विंड मिल रोटेट करेगा बहुत तेज़ तेज़ से, तो फिर जो जनरेटर है वो भी जो है ऑन हो जाएगा और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो विंडमिल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? जब हवा तेज़ आती है तो जो विंड मिल है वो बहुत तेज़ तेज़ से रोटेट करने लग जाते हैं और जो उनसे कनेक्टेड जनरेटर होता है वो चल जाता है एंड उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स हैव क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन एंड इन माउंटेन पासेस। अब देखिए, विंड फार्म्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स होते हैं। हैविंग क्लस्टर्स ऑफ विंड मिल्स मतलब ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आपको विंड फार्म मिलते हैं? मतलब एक कोई भी इतना बड़ा कोई एरिया है वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जो विंड फार्म्स है वहाँ पर क्या होते हैं? विंड मिल्स की बहुत सारे क्लस्टर्स एज अ क्लस्टर्स ऑफ विंड मिल्स होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल रीजन्स में, माउंटेन पास में। कोस्टल रीजन्स में क्यों माउंटेन? क्योंकि यहाँ पर कोस्टल रीजन में ना बहुत तेज़ से हवा चलती है, इसलिए ज़्यादातर विंड मिल्स कोस्टल रीजन्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। कोस्टल रीजन, माउंटेन पासेस वेयर जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी विंड्स ब्लो, जहाँ पर बहुत तेज़ से जो हवाएं हैं वो चलती है। कहाँ पर? कोस्टल एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में। तो वहाँ पर आपको जो है बहुत सारे विंड मिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत तेज़ से चलती है। अब आपको विंड फार्म्स कहाँ मिलेंगे? विंड फार्म्स आपको मिलेंगे नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में, स्पेन में। आर नोट फॉर द विंड एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पर जो एनर्जी है वो विंड से होती है, ठीक है। इन सारी जगहों में इनके नाम आप याद रख लेना, ओके। अब जो नेक्स्ट पावर है, नेक्स्ट नॉन कन्वेक्शन सोर्सेज है वो है हमारा न्यूक्लियर पावर। अब ये क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर पावर हमें कहाँ से मिलती है? न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। अब जो न्यूक्लियर पावर है ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? ये जो हमारे एटम के न्यूक्लियाई में, जो हमारा एटम का जो न्यूक्लियाई होती है उसमें जो स्टोर हुई एनर्जी होती है उसमें से हमें न्यूक्लियर पावर मिलती है, ठीक है। इसमें जो रेडियो अकरिंग एलिमेंट्स है, जो रेडियो अकरिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम। तो जो यूरेनियम और थोरियम है ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और इन दोनों एलिमेंट्स से जो न्यूक्लियर पावर है उसको जनरेट किया जाता है, राइट।
अभी कैसे होता है, मतलब क्या होता है, क्या ऐसा प्रोसेस चलती है कि यूरेनियम थोरियम से जो हमारी ये है न्यूक्लियर पावर ये जनरेट होती है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। अब देखिए एक हमारा न्यूक्लियर बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है। अब ये जो फ्यूल्स है तो जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जाएंगे तो इनका फिजन होता है, ठीक है, इनका फिजन होता है और हमें पावर मिलती है। मैं अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफाइन के तौर पर कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें क्या होता है, उसमें एलिमेंट का फिजन होता है और हमें जो पावर है वो एमिट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यही फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर और ये पावर को एमिट करते हैं। अब जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के, कौन कौन जो है प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर पावर को, वो है यूएसए और यूरोप। और इंडिया में राजस्थान और झारखंड में लार्ज डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको यूरेनियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरेनियम आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान और झारखंड में। वहीं पे थोरियम आपको कहाँ मिलेगा, मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट, तो इस पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, ओके। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में आपको कहाँ मिलेंगे, कल्पक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। तो ये हैं हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है एक्चुअली में। देखिए ये है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पर ये सारी प्रोसेस होती है। तो देखिए जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा, इनका क्या होता है, इनका फिजन होता है। तो जब इनका फिजन होगा तो उससे जो है हीट आती है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब फिजन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर ही इस हीट को प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा, जब फिजन होगा, ठीक है। जब एलिमेंट्स का फिजन होगा, ओके, तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा वो हीट को प्रोड्यूस करेगा थ्रू फिजन, ठीक है। अब जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो जो भी इसमें वाटर होगा, मान लीजिए, तो जो हॉट वाटर होगा वो जाएगा। अब जो हॉट वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा स्टीम में, है ना। हॉट वाटर से क्या निकलती है, भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। तो स्टीम निकलेगी, फिर स्टीम से जो है हमारे टरबाइन्स है वो घूमने लग जाएंगे, और टरबाइन घूमेंगे तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जब फिजन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर हीट को प्रोड्यूस करता है थ्रू फिजन, और इसमें जो हॉट वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। देन स्टीम से टरबाइन चलता है, टरबाइन से जनरेटर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये होती है न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमें कैसे मिलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम से आपको न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है। और यहाँ पे आपको ये ज़रूर याद रखना है कहाँ पर क्या पाया जाता है इसमें। सेकेंड इज़ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या है, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, ओके। तो क्या है ये कि हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो हीट एनर्जी आपको अर्थ से मिल रही है, अर्थ से ऑब्टेन हो रही है, उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या होता है, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडीली एज वी गो डीपर। देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो जो अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता भी चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी ये जो हीट एनर्जी होती है अर्थ की, ये अपने आप इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, अपने आप इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स वो क्या है, सरफेस पर आ जाती है, ठीक है। कई बार बहुत ही ज़्यादा अर्थ का जो है टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, कई बार हमेशा नहीं, कई बार ये जो हीट एनर्जी होती है ये अपने आप इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाती है। और हॉट स्प्रिंग्स आपने देखे होंगे, क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है पूल टाइप का, उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है जिसमें चावल भी आप डालोगे कच्चे चावल उबल जाएंगे, इतना गर्म पानी होता है आपका हॉट स्प्रिंग में। क्यों, क्योंकि वो धरती में से आता है।
अर्थ में से आता है और उस अर्थ का टेम्परेचर जितना गर्म होता है पानी भी उतना गर्म होगा उसका, ठीक है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और ये वाली जो हीट एनर्जी है इसको यूज़ किया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जो हीट एनर्जी आपको अर्थ से मिलती है वो होती है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। और कई बार ये जो हीट एनर्जी है ये अपने आप सरफेस पर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, और आपने देखे होंगे एक्चुअली हॉट स्प्रिंग्स, कोई कोई गया भी होगा हॉट स्प्रिंग्स, राइट। और यही वाली जो हीट एनर्जी है इससे पावर को जनरेट किया जाता है। अब देखिए जो जियोथर्मल एनर्जी है जो कि किसके फॉर्म में आती है? हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में आती है। उसको किस किस के लिए यूज़ किया जाता है? कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए। बहुत सालों से जो इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है हॉट स्प्रिंग्स को। यूएसए में जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। और इंडिया की बात करें तो जियोथर्मल प्लांट्स कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में एक मणिकरण है, वहाँ पे जो है हमारा एक हॉट स्प्रिंग है। पूगा वैली इन लद्दाख, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूगा वैली इन लद्दाख, यहाँ पे भी एक हॉट स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये है हमारे हॉट स्प्रिंग की जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी हमें अर्थ से मिलती है उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या होती है? हीट एनर्जी होता है, और इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और कई बार जब ये हमारे सरफेस पे आ जाती है हॉट स्प्रिंग्स के तौर पे, तो इनके हॉट स्प्रिंग्स के तौर पर जो आती है उनके लिए अलग यूज़ होता है। इन सारी चीज़ों के लिए हॉट स्प्रिंग्स के तौर पर इन सारी चीज़ों के लिए उनको यूज़ किया जाता है। और कहाँ पर कौन से जो है हमारे जियोथर्मल प्लांट है उसे भी आप देख लीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है हमारे हॉट स्प्रिंग्स में, ठीक है। ये है जियोथर्मल एनर्जी। जैसे कोई भी मान लीजिए अर्थ है तो उसमें से जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी निकलता है तो स्टीम है, फिर टरबाइन निकलेगा, फिर जो मतलब सारी चीज़ें किससे चलेगी? टरबाइन। जब टरबाइन घूमेगा स्टीम से ही क्या घूमता है? टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमेगा तो जो जनरेटर चलेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सब टरबाइन पे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। अब जो एनर्जी हमें टाइड से मिलेगी उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। क्या है? जो एनर्जी टाइड से जनरेट होती है उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जाता है? जो डैम्स को बिल्ड करके, ठीक है। जब हम बड़े बड़े डैम्स को बिल्ड कर देते हैं, कहाँ पर? नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। जब हम सी के पास, सी के नैरो ओपनिंग में जब हम डैम्स को बिल्ड कर देते हैं तो उससे जो है हम अपनी टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग हाई टाइड, देखिए हाई टाइड के दौरान जो एनर्जी होती है टाइड्स की वो क्या कर देती है? वो टरबाइन चला देती है। और ये टरबाइन कहाँ लगा होता है? जो हम डैम्स बनाते हैं नैरो ओपनिंग ऑफ द सी में, उसमें उन डैम्स में जो है टरबाइन को इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जब हाई टाइड होगी तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या करेगी? टरबाइन को चला देगी, ठीक है। टरबाइन को चला देगी, फिर जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। रशिया, फ्रांस, गुल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर जो है इंडिया में हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लेस हैव इसमें यहाँ पर क्या है? ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स हैं, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है? इसको कैसे हार्नेस किया जाता है? जब हम नैरो ओपनिंग ऑफ द सी में डैम्स लगा देते हैं और उन डैम्स में हम जो है टरबाइन को इंस्टॉल कर देते हैं। तो जब भी हाई टाइड आएगी तो उसकी जो एनर्जी है उस पर गिरेगी तो टरबाइन चलेगा आपकी, फिर जनरेटर चलेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ओके। लास्ट टॉपिक है हमारा बायोगैस। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? मतलब शुद्ध वेस्ट, जैसे कि डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल है, एनिमल डंग है, किचन वेस्ट है, उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसियस फ्यूल में, उसको हम कहते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या है? एक गैसियस फ्यूल है। और ये कैसे मिलती है? ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि डेड प्लांट, एनिमल, ये जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसियस फ्यूल में, और यही गैसियस फ्यूल क्या कहलाती है? बायोगैस। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज कौन करता है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करते हैं, किसमें? बायोगैस डाइजेस्टर्स में। और हमें बायोगैस मिलती है जो कि एक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर होते हैं। तो एक्चुअली बायोगैस है क्या? एक्चुअली बायोगैस एक मिक्सचर है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ओके।
अभी मैं आपको बताऊंगी इस डायग्राम के हेल्प से। पहले इसमें देख लीजिए कि ये राम इसका डायग्राम, इसमें क्या है, ये है स्लरी जो भी हम डाल रहे हैं। ये क्या है, बायोगैस डाइजेस्टर, जिसमें जो है बायोगैस की पूरी प्रोसेस होगी, कैसे वो बनेगा। तो इस बायोगैस डाइजेस्टर में जैसे बहुत सारे आपने बैक्टीरियाज डाल दिए, ठीक है, स्लरी में कुछ भी डाल दिया आपने, क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सड़े गले एनिमल डाल दिए, प्लांट डाल दिए, अपना किचन वेस्ट डाल दिया, एनिमल डंग डाल दिया। इस बायोगैस जब डाइजेस्टर में आप डालेंगे तो उसमें जो बैक्टीरियाज होंगे वो इन सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। और डिकम्पोज करने के बाद वो आपको क्या देंगे, आपको बायोगैस देंगे, जो कि क्या है, एक मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर है। आपको मेन्योर, बहुत ज़्यादा मेन्योर और फर्टिलाइज़र आपको अच्छा प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये क्या है, आउटलेट, ठीक है। तो ये होती है हमारी बायोगैस। उसके बाद आता है कि एनर्जी जो है, हाँ यहाँ पर यह रह गया कि बायोगैस क्या है, एक एक्सीलेंट फ्यूल है। ये क्या है, एक एक्सीलेंट फ्यूल है फॉर कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, इसलिए इसके लिए बायोगैस को यूज़ किया जाता है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोवाइड करवाता है ये हर साल। तो ये पूरा इम्पॉर्टेंट है कि बायोगैस किसके लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग, लाइटनिंग के लिए, और इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर भी देता है हमें। अब देखिए एनर्जी हर जगह है, बट वी कैन सी, पर हम देख सकते हैं कि इस एनर्जी को हार्नेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एज वेल एज बहुत महंगा भी पड़ता है, कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम हर एक जो है एक डिफरेंस बना सकते हैं, कैसे, एनर्जी को वेस्ट ना करके। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी को सेव करना ही क्या है, एनर्जी को जनरेट करना है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, अभी ये सब चीज़ों करो और एक एनर्जी फ्यूचर बनाओ, ठीक है। तो बायोगैस क्या है, ये हमने देखा बायोगैस कैसे बनता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उसको हमारे बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें देते हैं। और बायोगैस क्या है, ये है मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इन सारी चीज़ों के लिए बायोगैस को यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बायोगैस। तो यहाँ पे हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, चैप्टर 3। अब एक्सरसाइज आती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है मिनरल की करेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट होते हैं। हाँ वो होते हैं नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट, दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन अनइवन। देखिए इसका राइट आंसर है दे आर इनएग्जॉस्टिबल, कि वो ख़त्म नहीं होते। देखिए वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। देखिए वो नेचुरल प्रोसेस से तैयार होते हैं, इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, जगह अलग अलग मिलते हैं, लेकिन ये ख़त्म भी तो होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वो ख़त्म नहीं होते, इसलिए ये इसकी जो है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारे मिनरल की। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दे आर इनएग्जॉस्टिबल। सेकेंड आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। कॉपर कौन देता है वर्ल्ड में, बोलीविया, चील, घाना, जिम्बाब्वे। तो क्या जाएगा इसका, कॉपर आपको देता है चील, है ना, चील भी अच्छा आपको कॉपर दे देता है। उसके बाद आता है कि इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस जो है कंजर्व नहीं करती है एलपीजी आपके किचन में। सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग, कुकिंग फूड इन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। तो देखिए जब आप लो फ्लेम पे कम हुई गैस पे जब आप फूड को कुक करोगे तो इससे आपका एलपीजी जो है कंजर्व होगा, ठीक है। हाई फ्लेम पे ज़्यादा एलपीजी नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे लो फ्लेम में करोगे तो जो गैस है वो जो है एलपीजी है वो ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।